दोस्तों, आइए आज हम लोग पूरा लिपि अशोक के अभिलेख मौर्य काल के अभिलेख पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक साम्राज्य, अशोक से लेकर आदि उसके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। इनका जो जन्म हुआ 345 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और 222 ईस्वी में इन्होंने अपने गद्दी पर बैठा था मौर्य वंश को चलाने के लिए। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये भी बहुत ही मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य वंश के गद्दी पर बैठे वो बिंदुसार हैं, जो 1998 ईस्वी में मौर्य वंश के गद्दी में बैठे, ठीक है। आगे देखते हैं। तत्पश्चात अशोक जी आए, साम्राज्य अशोक, जो 1969 में मगध की गद्दी पर बैठे। अशोक जी जो 1969 में मगध की गद्दी पर बैठे। आइए इसी का हम लोग आगे चलते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। इसी में बाबर की 4 पहाड़ियों के बारे में भी चर्चा होता है कि बाबर ने अपने लिए 4 बनवाए थे, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व, ठीक है। ये 4 गुफा है जो बाबर ने बनवाए थे, ठीक है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। जिसके कितने शिलालेख है? 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के ही 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों में आदि का प्रयोग हुआ है। क्या का प्रयोग है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक आदि लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अशोक के शिलालेख। और अशोक के शिलालेख में इधर भी हम लोग देखेंगे तो इधर भी 3 भागों में बांटा गया है जो प्रयोग हुआ है वैसे। तो हम लोग ब्राह्मी लिपि शेष ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी में प्राप्त होते हैं। खरोष्ठी पाकिस्तान में, जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग बोल सकते हैं, तो पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं खरोष्ठी लिपि में। और ग्रीक और अरमाइक ये दोनों अभी अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं। इसका जो शिलालेख है ना, वो अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग इसी को देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुहलेख आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये 14 शिलालेख
इसकी विशेषताएं हैं कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहलेख आदि। अर्थ इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिलालेख की खोज सन 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथालर ने किया। ठीक है, सन 1900 नहीं, माफ़ कीजिएगा, सन 1750 ईस्वी में, ठीक, पाद्रेटी फैंथलर ने किया। पढ़ने में सफलता शिलालेख को पढ़ने में सफलता 1887 में जेम्स प्रिसेप ने पाई। ठीक है, पढ़ने में सफलता 1837 में, माफ़ कीजिएगा 87 बोल दिया उसको, 37 में जेम्स प्रिसेप ने पाई। ठीक, आदि इसकी विशेषताएं हैं कि शिलालेख की 14 शिलालेख हैं, लेकिन 14 शिलालेख की अब क्या क्या विशेषता है, तो आइए इसके शिलालेख की विशेषताएं को देखते हैं। कि 7वां शिलालेख में सभी तीर्थों का उल्लेख है। 7वां और 8वां शिलालेख, अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त होते हैं? 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 7वां और 8वां शिलालेख में सभी तीर्थों का उल्लेख है, सभी तीर्थों का बखान है, सभी तीर्थों का वर्णन है, एक प्रकार से कहा जाए तो। और 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। 14 शिलालेखों में 7वां शिलालेख सर्वाधिक लंबा शिलालेख है, अर्थात बहुत ही उसकी लंबाई है। ठीक, आगे इसी के बारे में देखेंगे कि और ये सभी 14 शिलालेख, अशोक के कितने शिलालेख? 14 शिलालेख। ठीक है, ये सभी 14 शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये लोगों को एक धार्मिक दिशा निर्देश देते हैं कि एक अच्छे जीवन कैसे व्यतीत करें धार्मिक तरीके से। ये सब उसमें 14 शिलालेखों में वर्णन है। ठीक, रामपुरवा लेख चंपारण बिहार में है, जो 1872 ईस्वी में कार्लायल ने खोज की थी। ठीक है, कर्नाटक के मास्की में शिलालेख पर अशोक का नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक के मास्की शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है। आइए आगे अशोक के 14 शिलालेख, तो 14 शिलालेख हैं जो इसमें मैं दिया हूँ 1 2 3 4 5 इसमें छूट गया है, 6 7 छूट गया, 8 9 10 11 12 छूट गया, 13 छूट गया और 14। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। तो ये सभी जो दिया गया है, इसमें से ये सभी गिरनार में है। इसका जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है और भाषा जो है प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, ये सभी शिलालेख का। ये 5वां जो शिलालेख है, इसकी ये जो है गिरनार में नहीं है, ये मानसेहरा में है। ये 5वां शिलालेख मानसेहरा में है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा है। ठीक, ये सभी तो शिलालेख कहाँ हैं? गिरनार में है, लेकिन 5वां शिलालेख मानसेहरा में है। और 7वां शिलालेख, ये देखिए यहाँ से, ये 7वां शिलालेख सहवाजगढ़ी में है और 12वां शिलालेख सहवाजगढ़ी में है और 13वां शिलालेख सहवाजगढ़ी में है। लिपि वही है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा। ठीक, और ये इसी की एक विशेषता है कि 5वां शिलालेख गिरनार में ना रहकर मानसेहरा में है और 7वां और 12 और 13वां शिलालेख सहवाजगढ़ी में है। आइए कुछ और शिलालेख के बारे में अध्ययन करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
आइए शिलालेख से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि गुर्जरा मध्य प्रदेश में भी शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम है। ठीक। स्कंदगुप्त का शिलालेख जूनागढ़ में है। भाषा जो है उसका संस्कृत है और लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मी है। स्कंदगुप्त नहीं, माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त का शिलालेख इलाहाबाद में है। भाषा संस्कृत है। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण कुछ दूसरा हो गया था। तो स्कंदगुप्त, अच्छा समुद्रगुप्त मैं पढ़ रहा था। समुद्रगुप्त का शिलालेख जो इलाहाबाद में है जिसका भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है। और कुमारगुप्त का शिलालेख एटा में है और जिसका भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है। ड्रिजर ब्राह्मी को आदि लिपि कहा जाता है। ठीक। 5वीं सदी में पाणिनि शिक्षा में पुष्टि की है। ये सब शिलालेख के बारे में 5वीं सदी में जिस समय भगवान पाणिनि जी अपना व्याकरण लिख रहे थे अष्टाध्यायी, तो उसमें भी यह जो शिलालेख की चर्चा किए गए है। ठीक है। आगे इसी को थोड़ा सा और देख। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ठीक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की पुत्री बम्पी के नाम पर ब्राह्मी लिपि हुआ। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की पुत्री जो बम्पी नाम से हुई, उसी के नाम पर ये ब्राह्मी लिपि पड़ा। ठीक। तो धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।